सभी साथियों को नव बधाई और जय भीम। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अभी हाल ही में एक आदेश जारी किया गया है कि SC/ST के अंदर भी क्रीमी लेयर का कोठा लागू होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि कोठे के अंदर कोठा होना चाहिए और जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल गया है उन्हें इस आरक्षण से और उसके परिवार को पूरी तरह से बाहर कर देना चाहिए। आज की चर्चा का बिंदु यही है और इस पर पूरे देश की राजनीति फंस सी गई है, क्योंकि कोई भी नेता या कोई भी राजनीतिक दल इस बिंदु पर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस देश में बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी संख्या मतदाताओं की इसी वर्ग की है। मन से तो वो यही चाहते हैं कि इस कोठे को कोठे के अंदर लागू किया जाए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से बोलने से कोई भी राजनेता तैयार नहीं है कि आखिर ये फैसला किसके हित में है और किसके विरोध में आया है। माना कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसे हमें सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसे अपनी बात भी रखनी चाहिए। विरोध के स्वरूप में नहीं, एक समीक्षक के रूप में। इस कोठे की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि कोठे की आवश्यकता ही थी तो ये ऊपर के वर्ग से चालू होना चाहिए था। जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी प्रकार कोई रिजर्वेशन नहीं है और एक व्यक्ति जज बनने के बाद उसके बेटे और उसके पोते तक उसी क्रम में उस पर काबिज़ हैं। क्लास 1 ऑफिसर्स को यदि हम देखें तो वहाँ एक वर्ग विशेष का दबदबा है, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो या उसके समकक्ष पद हो। राजनीति में इसे लागू करना चाहिए कि जो व्यक्ति एक बार ऐसे की सीट से, रिजर्व सीट से विधायक बन जाता है, भविष्य में उसके परिवार को उस रिजर्व सीट से टिकट नहीं दिया जाए। कोई एक बार किसी रिजर्व सीट से जीत करके MP बन जाता है तो उसके पूरे परिवार को कभी ये रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाए। यदि क्रिमिनल की स्थिति देखी जाए तो एक व्यक्ति राजनेता बनने के बाद निश्चित रूप से बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी वही परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी उसी सीट से, रिजर्व सीट से चुनाव जीतते जाते हैं और मंत्री बनाए जाते हैं, सम्मानित किए जाते हैं। लेकिन इस विषय पर कभी किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। ये दबाव बनाया जा रहा है या ये लागू जो किया जा रहा है नीचे के तबके से होगा, जबकि हमारा मानना है कि परिवर्तन हमेशा ऊपर की ओर से होना चाहिए, तो नीचे के लोग उसका अनुसरण कर सकें। यदि गरीब परिवार के अंदर एकमात्र व्यक्ति या 2 व्यक्ति मजबूत स्थिति में आते हैं तो उनका दूसरा कर्तव्य है कि अपने परिवार को उस दलदल से बाहर निकाल सकें। यदि उसी व्यक्ति को आप उस परिवार से काट कर अलग कर देते हैं तो बाकी का जो बच्चा परिवार है वो वापस उसी रसातल में चला जाएगा। ऐसा हमारा मानना है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए और हमें इस पर विचार करना चाहिए। यदि हम आरक्षण की ही बात करें तो असली आरक्षण तो जो कॉलेज के अंदर, जो मेडिकल कॉलेज के अंदर हैं और बड़े कॉलेज के अंदर हैं, जो मैनेजमेंट के कोठे के नाम पर दिया जाता है, 25% सीटें रिज़र्व की जाती हैं, वो असली रिजर्वेशन है। क्योंकि वो केवल और केवल मात्र एक ऐसे वर्ग के लिए हैं जिनकी जेबों में लाखों करोड़ों रुपए, वही उस सीट पर अपने बच्चों को एडमिशन करा सकते हैं और उस कोठे की सीटों की तादाद बहुत अधिक है।
जहाँ पर SC ST OBC के बच्चे जाने का एक सपना भी नहीं देख सकते हैं। देखिए, एक वर्ग विशेष ऐसा बनाया है जिसके बच्चे चाहे नीट क्वालिफाई भी ना कर पाएँ, क्वालिफाई मार्क्स भी नहीं ले पाएँ, तो भी वो अपने पैसों के दम पर उन कॉलेजेस में उन बच्चों का एडमिशन करा देते हैं। और वो अच्छे डॉक्टर की अपेक्षा करता है जो समाज, तो ऐसे बच्चों से क्या अपेक्षा की जा सकती है कि वो मरीजों का अच्छा ट्रीटमेंट कर पाएंगे। सबसे पहले तो वहाँ पर प्रश्न खड़ा करना चाहिए कोर्ट को कि वो किस कारण से दिए गए हैं। किसी भी देश के विकास के लिए शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, जिससे गरीब से गरीब बच्चा भी उच्च से उच्च शिक्षा और हायर एजुकेशन प्राप्त कर सके, जो कि अभी तक संभव होता दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे देश के अंदर एक जैसी एजुकेशन होनी चाहिए, एक ही सिलेबस होना चाहिए और एक ही तरीके से उसको पढ़ाने का और माध्यम सुविधाएं होनी चाहिए। जबकि हो उल्टा रहा है कि हर स्टेट का अपना अलग सिलेबस है, हर यूनिवर्सिटीज़ का अपना सिलेबस है, और जब परीक्षाओं में बच्चे बैठते हैं कंपटीशन में, तो जो गरीब तबके का बच्चा जो सरकारी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ रहा है या ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ रहा है, उसकी शिक्षा से बिल्कुल विपरीत पेपर उसे थमा दिया जाता है, तो उसका पिछड़ना स्वाभाविक है। यदि पूरे देश में एक जैसी एजुकेशन होगी, एक जैसा सिलेबस होगा, एक जैसा पैटर्न होगा, तो निश्चित रूप से सभी लोगों को बराबर का हक और अधिकार प्राप्त हो सके। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता दिखाई दे रहा है। इसलिए इस प्रकार से लोगों के रास्तों को रोकने का एक प्रयास हम ये मान सकते हैं। लेकिन फिर भी हम सब एक बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमें समीक्षा करनी चाहिए। क्या ये फैसला सही है? भविष्य में इसके क्या परिणाम होंगे? इस देश के अंदर संविधान के निर्माताओं ने जो आरक्षण दिया गया था, तो आर्थिक इकोनॉमी के आधार पर बिल्कुल नहीं दिया गया था। ये संविधान में स्पष्ट है, ये सोशल जस्टिस के हिसाब पर दिया गया था। और आज देख रहे हैं हम कि देश में चाहे व्यक्ति राष्ट्रपति ही क्यों न बन जाए, फिर भी उसे दलित के नाम से राजनेता पुकारते हैं। एक देश के अंदर राष्ट्रपति जिसे पद पे पहुंचने के बाद भी व्यक्ति अपने दलित होने की छाप को नहीं मिटा पा रहा है, एक कलेक्टर होने के बाद भी व्यक्ति को उसी दलित होने के नाम से पुकारा जाता है, तो फिर आप किस प्रकार से ये मानते हैं कि 70 साल में स्थिति सामान्य हो गई और अब इन लोगों को उस आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए? जब हम इस पर चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि देश में आज भी घोड़ी पे चढ़ने से लोगों को हत्या कर दी जाती है, मूछें रखने में उसकी हत्या कर दी जाती हैं, गाँव में पानी पीने से वंचित कर दिया जाता है, और वही जातिवाद क्रिटिसिजन आज भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है। आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाइए, प्राइवेट कॉलेज में चले जाइए और वहाँ के स्टाफ का डाटा उठा के देखिए, आपको कितने SC और ST के लोग दिखाई देंगे, कितने वाइस चांसलर इस देश में आपको दिखाई देंगे। और जो रिजर्व सीटें नहीं भर पाती, उन्हें तुरंत सरकार जनरल कैटेगरी से भर देती है। और ये स्थिति और आगे समय में भयावह होगी, क्योंकि उन सीटों पे बैठने वाले प्रतियोगी उन्हें नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अब केवल वो तबका रह जाएगा जो अपने बच्चों को बिल्कुल ही नहीं पढ़ा पा रहा है। कुछ लोग थे जो इसका लाभ लेकर अच्छी स्थिति में आए और उन्होंने अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए बेड़ा उठाया और पढ़कर परीक्षाओं में बैठने योग्य बनाया। लेकिन उसे यदि इस कोटे के अंदर, कोटे के आधार पर यदि बाहर कर दिया जाता है, तो फिर वो सीटें खाली हो रह जाती हैं और उसे फिर वापस जनरल कैटेगरी से भर दिया जाता है। जबकि होना ये चाहिए कि यदि जो सीटें खाली रह जाती हैं, वापस बैकलॉग कोटे के रूप में उसी वर्ग के लिए वापस खोली जानी चाहिए, और जितने भी बैकलॉग कोटे पड़े हुए हैं, जो बाकी सीटें हैं, उनको उसी वर्ग से भरा जाना चाहिए। संविधान के अंदर इस प्रकार के नियम होना चाहिए। किसी भी वर्ग के हक को इस आधार पर नहीं छीना जा सकता है कि प्रथम बार में
उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल पाए, इसलिए इस सीट को हम जनरल कोटे से भरते हैं। ये एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। विश्वविद्यालयों में 10-10, 15-15 सीटें निकाली जाती हैं। उसका लाभ केवल इसलिए प्राप्त करने में सफल है वो लोग कि कम सीटों के अंदर रोस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं होती और सभी सीटें जनरल कोटे से भरती हैं। पहले सभी विषयों की एक एग्जाई पोस्ट निकला करती थी और उसी अनुपात में आरक्षण बढ़ा करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। एक बहुत बड़ी सोच तैयार की जा रही है जिसके अंदर इस बहुत बड़े वर्ग को पूरी तरह से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। हम और ये वर्ग उसी स्थान पर वापस जाके खड़ा हो जाएं जहां पर 70 साल पहले खड़ा था। आज हमारे पास इतने संसाधन भी नहीं हैं कि हम अपने बच्चों को विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकें या बड़े शहरों की विश्वविद्यालय में भेज करके उन्हें पढ़ा सकें। एक 4th क्लास कर्मचारी, LDC, UDC या एक टीचर तबके का व्यक्ति के पास केवल इतने आर्थिक संसाधन होते हैं कि अपने बच्चों को सामान्य शिक्षा दिला सकता है। लेकिन यदि उस वर्ग को भी आप इस वर्गीकरण के माध्यम से बाहर कर देते हैं तो भविष्य में उनके बच्चे भी किसी कंपटीशन को फाइट करने की स्थिति में नहीं होंगे। इसलिए पूरे देश में समीक्षा चल रही है और हम भी उसमें से अपने एक विचार रख रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी को नाराज़ करना या इस फैसले का विरोध करना कदापि नहीं है। एक चिंतन होना चाहिए समाज में, एक आवाज़ उठनी चाहिए समाज में कि क्या ये जो किया जा रहा है सही किया जा रहा है। कुछ संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं और उसके बावजूद भी 99% संगठन और राजनीतिक दल ऐसे हैं जो न तो इसके पक्ष में बोलने को तैयार हैं न विपक्ष में बोलने को तैयार हैं। साइलेंट मोड पे इस कानून को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए जागें और एकत्रित होएं और अपने हक अधिकारों पर चर्चा करें और जो भी उचित मार्ग हो उसे अपनाएं। जो लोग इस लाभ को लेकर ऊंचे पदों में पहुंच गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, उन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस समस्या से निजात पाने के लिए समाज का नेतृत्व करें, समाज को सही रास्ता दिखाएं, संगठन को आर्थिक सहयोग करें जिससे इसकी पिटीशन कोर्ट में दायर की जा सके, विचार किया जा सके और खुल करके अपने विचार समाज के बीच में रखें। तभी शायद आने वाली पीढ़ी आपको माफ़ कर सकें। अन्यथा व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे तो लाभ मिल गया और आने वाली पीढ़ी का मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरा कार्यकाल पूरा हो गया है, अब बाकी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो यदि ये सोच आपने रखी तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें और आपको कभी माफ़ नहीं करेंगी। मित्रों, जागें, निंद्रा से जागें, अपने अंधविश्वास से निकलें और सकारात्मक सोच के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें कि किस आधार पे ये ग्रेजुएशन दिया गया था और किस तरीके से ग्रेजुएशन को समाप्त करने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। उस षड्यंत्र के पीछे कौन लोग हैं, कैसी सोच वाले लोग हैं, आप पूछें, आप अपने जनप्रतिनिधियों से संपर्क करें और व्यक्तिगत पूछें और समाज को उनके विचार बताएं। आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से व्यक्ति आपके साथ खड़े हैं और कौन से राजनेता आपके विपक्ष में खड़े हैं। यदि आपको आने वाले भविष्य को बचाना है तो नाराज़गी तो सहन करनी होगी, विरोध तो सहन करना होगा। और जो व्यक्ति इसका लाभ लेकर अच्छे पदों से रिटायर हो गए हैं, ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है समाज को एक संबल प्रदान करें, नेतृत्व प्रदान करें और अग्रणी भूमिका निभाएं और समाज को एक नई दिशा दें कि किस प्रकार से जो ये फैसला आया है इस पर हम आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार से हम सोच सकते हैं और समाज को एक दिशा दे सकते हैं। ऐसा मुझे लगा तो मैंने अपनी बात आप सबके समक्ष रखी। आपने बात को ध्यान से सुना
इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। सभी को नमो बुद्धाय। जय हिंद।